एग्जाम्पल 34, यहाँ पे बोला है ए मैन रीपेज अ लोन ऑफ 3,250 रुपीज़ बाई पेइंग 20 रुपीज़ इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज द पेमेंट बाई 15 रुपीज़ एवरी मंथ। यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी है जो अपने लोन को, जिसका लोन का जो अमाउंट है वो है 3,250 रुपीज़, इसको किस तरीके से पे करता है, तो पहला महीना में वो 20 रुपया पे करता है और इसके बाद प्रत्येक अगला महीना है जो अपने पेमेंट को 15 रुपये से इंक्रीज कर देता है। जैसे कहने का मतलब वो फर्स्ट मंथ में, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट मंथ में पेमेंट किया 20 रुपया, फिर सेकेंड मंथ में कितना करेगा तो 15 रुपये बढ़ा देता है, तो यहाँ पे करेगा 35 रुपया, फिर थर्ड मंथ में कितना करेगा तो फिर 15 रुपया ये बढ़ा देगा, यानी थर्ड मंथ में ये करेगा 50 रुपया, इसी तरीके से ये बढ़ाते जाता है। तो यहाँ पे बोला कि हाउ लॉन्ग का मतलब कितने महीना में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, यानी वह आदमी है जो कितने महीना में लोन को क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे पहला महीना में वो दिया 20 रुपया, फिर दूसरा महीना में वो दिया 35 रुपया, तीसरा महीना में ये दिया 50 रुपया, इसी प्रकार से ये आगे देगा 15-15 रुपया, हर एक महीना में ये बढ़ाते जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, तो यहाँ से आपसे बोला कि कितने महीना में ये लोन को क्लियर कर देगा, यानी इस तरीके से ये कितना महीना तक पेमेंट करते रहे ताकि इसका जो टोटल अमाउंट है 3250 रुपये ये सारा मतलब खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये टोटल सम है ना 3250 रुपये जो दे रखा वो क्या हो जाएगा, टोटल का सम हो जाएगा। जैसे पहला महीना में 20 रुपया दिया, फिर दूसरा में 35, फिर तीसरा में 50 रुपया दिया, तो इस प्रकार से वो कितना महीना तक पेमेंट करते रहे ताकि इसका टोटल अमाउंट समाप्त हो जाए, यानी ये जो अमाउंट है वो सारे का सम ये है, ये 3250, तो यहाँ पे ये हो गया टोटल का सम। और आपको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मंथ, कितना महीना में ये लोन को क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ मंथ का मतलब एन का वैल्यू आपसे पूछा है, बेसिकली ये एन ही पूछा है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 20 और डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 35 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 15 और ये पूरा सम हो जाएगा 3250 एस एन, ये हो जाएगा 3250 और यहाँ से एन का वैल्यू आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू भाट। अब देखिए ये जो एस एन दे रखा था, एस एन का फॉर्मूला यूज करके आपको एन निकाल लेना है, तो यहाँ पे यूज करिए, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए एस एन का वैल्यू है 3250, तो यहाँ पे रखिए 3250, एन का तो वैल्यू आपको निकालना है, तो एन की जगह एन रहेगा बाई 2 और 2a, तो a की जगह कितना 20 पुट करिएगा ना, तो 2 इंटू 20 ये हो जाएगा 40 प्लस एन की जगह एन ही रहेगा और डी का वैल्यू है 15, तो यहाँ पे रख दीजिए 15। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3250 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 6500 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एन इंटू, यहाँ पे अंदर में देखिएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस, यहाँ पे 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 15n माइनस 15, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 6500 इक्वल टू एन इंटू, यहाँ पे बताइए 45 माइनस 15 कितना आएगा 25, तो यह आ जाएगा 25 प्लस 15n। अब यहाँ पे ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 5 कॉमन लीजिए तो 5 बाहर में 5n हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 3n, यही बचेगा ना। अब इसके बाद 5 से इसको काट दीजिए 13 बार में, तो 1300 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1300 इक्वल टू, यहाँ पे n से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर, इस तरीके से। अब 1300 को उस तरफ भेजिए, तो उस तरफ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, माइनस 1300 हो जाएगा इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज कर लेना है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में है 3 इंटू माइनस 1300, इसको आपको 2 नंबर में फैक्टराइज करना है ताकि ऐड करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 को 3 रखिए और 13 को 13 रखिए, इसको जैसे इसको आप लिख सकते हैं 13 इंटू 100 या 10 इंटू 10, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो 13 हो गया और 10 को क्या लिखिएगा, 10 को लिखिए 2 इंटू 5 इंटू 10, इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए इसको 2 नंबर में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक हम ले लेते हैं 13 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 65 और बाकी बच गया 3 2 6 और 6 इंटू 10 60, यानी एक 60 हो जाएगा और एक 65 हो जाएगा, और दोनों में आप देख रहे हैं कि 5 का डिफरेंस भी है,
तो यहाँ पे यही 2 नंबर में ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ये टूट जाएगा 3n² प्लस 65n माइनस 60n। यहाँ पे इसको माइनस में रखना होगा, इसको प्लस में, तभी ना प्लस 5n आएगा, दोनों को ऐड करिएगा तब। और ये हो जाएगा -1300 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों, इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 65, और इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे कितना कॉमन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना कॉमन होगा तो देखिए कैसे पता करिएगा। यहाँ पे है 3n, तो यहाँ पे भी आपको चाहिए 3n। अब 3n यहाँ पे कब आएगा, जब इससे आप 20 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से -20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा +3n और +65। अब 3n माइनस 65 इधर भी और इधर भी, तो इसको कर लीजिए बाहर, तो 3n प्लस 65 बाहर आ जाएगा। तो इस तरफ बचेगा n और इस तरफ बचेगा -20 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा 3n प्लस 65 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ जाएगा -65/3, और इस तरफ होगा n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ जाएगा 20। और ये जो n आप निकाल रहे हैं वो नंबर ऑफ मंथ है ना, तो नंबर ऑफ मंथ हो जाएगा 20। ये निगेटिव कैसे होगा, आप खुद सोच के देखिए। वो जैसे यहाँ पे 20 आया तो आप बोल सकते हैं कि वो आदमी है जो 20 महीना में अपने लोन को क्लियर कर देगा। अब -60/3 का मतलब आप क्या बोलिएगा, इतना दिन में क्लियर करेगा। निगेटिव डेज कभी होता है क्या, तो यानी वो आदमी 20 डेज में लोन को क्या करेगा, क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट टेक्स हिम 20 मंथ्स टू क्लियर द लोन। उसको लोन को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 महीना लगेगा। एग्जाम्पल 35 देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है ए स्मॉल टेरेस एज ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग। कह रहा कि एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें कितना स्टेप है, 15 स्टेप है। इस तरीके से आप काउंट करिएगा, तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये कितना है, 15 है। और यहाँ पे बोला कि प्रत्येक स्टेप का जो लेंथ है वो है 50 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सभी का जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ये सबका सेम है, कितना है, तो 50 मीटर है। इसके बाद देखिए, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। ये जो स्टेप बना हुआ है किससे बना हुआ है, सॉलिड कॉन्क्रीट से बना हुआ है, ठीक है, मतलब सीमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसके बाद बोला है ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। और प्रत्येक स्टेप का जो राइज का मतलब हाइट, उसका ये जो हाइट दे रखा है वो 1/4 मीटर है। एंड अ ट्रेंड ऑफ 1/2 मीटर। और ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है, मतलब इसका चौड़ाई जो दे रखा है 1/2 मीटर। यहाँ पे शो भी किया है फिगर में, ये जो चौड़ाई दे रखा है 1/2 मीटर दे रखा है। तो हमसे बोला है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेरेस। तो इस टेरेस को बनाने के लिए जो कॉन्क्रीट यूज किया गया तो उसका टोटल वॉल्यूम बताइए। तो टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोला टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आप प्रत्येक स्टेप का वॉल्यूम निकाल लीजिए कि मतलब एक स्टेप बनाने में कितना कॉन्क्रीट हुआ, उसी प्रकार सारे स्टेप का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेन रूप से आपको यही करना है। और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जो यहाँ पे लिखा था ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे पहला स्टेप का जो हाइट है वो 1/4 मीटर है, तो दूसरा स्टेप का जो हाइट होगा वो पहले वाले स्टेप के हाइट से 1/4 और ज़्यादा होगा। तीसरा स्टेप का जो हाइट होगा वो 1/4 ये दूसरा वाले से और ज़्यादा होगा। उस प्रकार चौथा स्टेप का जो हाइट होगा वो तीसरे वाले से 1/4 ज़्यादा होगा। इस तरीके से इसका हाइट आप देख रहे हैं ना कि इसका हाइट क्या है, जो स्टेप का हाइट है वो बढ़ते चला गया है, तो इसी तरीके से ये बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप फिगर को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो स्टेप है, स्टेप का अगर हम स्टेप को बाहर निकाल लेते हैं तो ये कैसा दिखेगा, आपको क्यूबाइड जैसा दिखेगा। नहीं तो आप कोई किसी भी स्टेप को बाहर निकालिए तो वो आपको एक क्यूबाइड जैसा। और ऐसे भी जो आपके घर में भी जो स्टेप होता है छत उत पे जाने के लिए, तो वो भी स्टेप कैसा होता है, क्यूबाइड के शेप का ही होता है। तो ये भी स्टेप क्या है, जो प्रत्येक स्टेप है वो क्यूबाइड के शेप का है। तो यहाँ पे देखिएगा हम 3 स्टेप को बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पे स्टेप का लेंथ था 50 मीटर, तो सभी का लेंथ 50 ही रहेगा। और इसका जो ब्रेथ था 1/2, तो सभी का ब्रेथ तो सेम ही रहेगा। लेकिन हाइट सबका बढ़ते चला गया था। पहला स्टेप का हाइट कितना था, 1/4 था ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा हाइट जो कि 1/4। आपको आता है समझ में, ये लेंथ होगा और ये वाला ब्रेथ होगा। ये देखिए जो डॉट लाइन से हम किए हैं वो आपका ग्राउंड वाला पोर्शन है, और ये जो रेड वाला पोर्शन है इस पर आप पैर रख के ऊपर की ओर चढ़िएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे ये हो गया लेंथ, इसका ब्रेथ हो जाएगा ये जो डॉट है। तो जब ये 1/2 तो ये भी तो 1/2 ही रहेगा ना। आ रहा बस समझ में, ये ब्रेथ तो ऊपर वाला में ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, तो ये 1/2 तो ये भी 1/2 रहेगा। और हाइट कौन होगा, तो हाइट ये वाला पोर्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको स्लैंट दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से इसको इमेजिन करिए।
तो जैसे जो कॉलगेट वाला डिब्बा होता है ना, कॉलगेट वाला डिब्बा उसी तरीके का ये है। तो यहाँ पे ये सीधा रहेगा, तो ये हो गया हाइट। तो ये हो गया पहला का हाइट। दूसरा स्टेप का हाइट कितना होगा, तो उसमें क्या था कि पहले स्टेप के हाइट से 1/4 ज़्यादा है, तो इसका कितना हो जाएगा हाइट, इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 2/4। अरे बस समझ में, तो इसका हाइट हो गया 2/4। अब तीसरा स्टेप का हाइट कितना होगा, तो ये दूसरे वाले से 1/4 ज़्यादा, तो यहाँ पे दूसरे वाला का है 2/4, इसमें फिर 1/4 ऐड करना होगा, तो यहाँ पे इसका हाइट हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, पहला का हाइट 1/4, दूसरा का 2/4, तीसरा का 3/4, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और कितना स्टेप है टोटल, टोटल 15 स्टेप है। तो हमसे बोला था कि टोटल कॉन्क्रीट का वॉल्यूम बताइए, तो आप क्या करिए कि सारे स्टेप का वॉल्यूम निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, टोटल कितना स्टेप था, 15 था ना, तो ये हो जाएगा V15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल वॉल्यूम इक्वल टू, अब देखिएगा इसके बाद ये क्यूबाइड के शेप का है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी इंटू H1 मान लेते हैं इसका हाइट, क्योंकि देखिए लेंथ और ब्रेथ सबका सेम है बट हाइट बदलते चला गया है, तो हाइट को हम यहाँ पे H1 माने हैं, इसी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेकंड वाला का, तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे हाइट हम कर देते हैं H2। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वही होगा L इंटू बी इंटू एच, लेकिन यहाँ पे आपको हाइट ले लेना है H3, क्योंकि तीसरा का है ये। उसी प्रकार लास्ट वाला का बताइए, तो इसका भी वॉल्यूम वही होगा L इंटू बी इंटू एच, लेकिन यहाँ पे हाइट लेना है H15, क्योंकि ये 15वां स्टेप है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल बी, तो सब में दिख रहा है ना, एल बी यहाँ भी, एल बी यहाँ भी, एल बी यहाँ भी, सब में L इंटू बी है, तो L इंटू बी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा H1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा H2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा H3 डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट में बचेगा H15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, तो लेंथ देखिए, लेंथ था 50 और ब्रेथ था 1/2, तो यहाँ पे पुट करिए, लेंथ की जगह 50 और ब्रेथ की जगह 1/2। इसके बाद हाइट को पुट करिए, तो पहला का हाइट है 1/4, दूसरा का हाइट है 2/4, तीसरा का हाइट है 3/4। तो इसी प्रकार आप देखिए ना, एक पैटर्न नहीं बन रहा है, पहले में 1/4, दूसरा का 2/4, तीसरा का 3/4, तो उस प्रकार लास्ट बोला 15वां का कितना होगा, तो 15/4। और आपको समझ में कि नहीं आ रहा है ये 15/4 कैसे आ गया, ये एक पैटर्न बना रहा है, जैसे पहला का हाइट 1/4, दूसरा का 2/4, तीसरा का 3/4, चौथा का 4/4, पांचवा का 5/4, छठा का 6/4, तो उसी प्रकार 15वां का 15/4। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए ये कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और इधर आपका ये एक सीक्वेंस, ये सॉरी सीरीज है ना, ये AP का सीरीज है, तो इसको सम निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप फार्मूला यूज कर लीजिए, n/2 a प्लस an यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और n, तो n का वैल्यू कितना, टोटल कितना स्टेप 15 था ना, तो n का वैल्यू हो जाएगा 15, क्योंकि ये टोटल 15 ही टर्म है ना, टोटल 15 स्टेप है, तो ये 15 ही टर्म है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15/2, और a प्लस an, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/4, और an, तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये हो जाएगा an, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15/4। यहाँ तक अब ध्यान से देखिए ताकि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू ये है 15/2 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए। देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो नोमिनेटर को ऐड करिए, तो 1 + 15 ये हो जाएगा 16/4। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 25 इंटू ये 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 750 मीटर क्यूब, यानी टोटल स्टेप का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। एग्जाम्पल 36, यहाँ पे बोला है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग को एक फॉलोइंग मैनर में स्टैक किया गया। स्टैक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रखना, और लॉग आपको आता है समझ में, जो लकड़ी का जो मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, उसी को बोला जाता है लॉग। तो यहाँ पे लॉग हो गया, स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे टोटल लॉग है 200 और उसको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। किस तरीके से रखा गया, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बोला है 200 लॉग्स इन द बॉटम रो। बॉटम रो का मतलब सबसे नीचे रखा गया है। यहाँ पे 20 है, 20 लॉग को रखा गया है सबसे नीचे यानी बॉटम रो में। इसके बाद 19 इन द नेक्स्ट रो, और उसके ऊपर वाला रो में 19 लॉग को रखा गया है। फिर 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और फिर उसके ऊपर वाला रो में 18 लॉग को रखा गया है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे भी रखा गया है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला जो रो है उसमें 20 लॉग को रखा गया है, फिर इसके ऊपर वाले रो में 19 लॉग को, फिर इसके ऊपर वाले रो में 18 लॉग को, इसी प्रकार से ये ऊपर तक रखते चला गया। तो इसी तरीके से इसको स्टैक किया गया एक दूसरे के ऊपर। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला इन हाउ मेनी रोज, यानी कितने रो में 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो। करा है कि कितने रो में 200 लॉग को प्लेस कर दिया जाएगा, मतलब रख दिया जाएगा, यानी नंबर ऑफ रो बताइए। जैसे 10 रो में या 20 रो में या 30 रो में, कुल कितना रो में टोटल 200 लॉग प्लेस हो जाएगा, मतलब रखा जाएगा। इसके बाद बोला है हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितना लॉग आएगा, ये भी हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे बोला कि जो बॉटम रो है इसमें कितना लॉग को रखा है 20, तो सबसे नीचे है 20 लॉग, फिर इसके ऊपर वाले रो में 19 लॉग, फिर उसके ऊपर वाले रो में 18 लॉग, इस तरीके से है ये बढ़ते गया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस ये डॉट डॉट डॉट, और टोटल जो लॉग आ रहा है इसका जो टोटल नंबर कितना है 200 ना, यानी जो 200 है वो टोटल लॉग का सम हो जाएगा, यानी ये टोटल हो जाएगा 200। तो ये जो 200 है वो टोटल लॉग का सम हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था नंबर ऑफ रो, यानी कितने रो में सारे लॉग को रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एन का वैल्यू हमसे पूछा है, कितना टर्म इसमें आएगा, यही ना। अरे कितने रो में नंबर ऑफ लॉग को रख दिया जाएगा, 10 रो 20 रो 30 रो, कितना रो में, तो एन का ही वैल्यू पूछा है ना। तो यहाँ से निकालिए एन का वैल्यू। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 20 और डी का वैल्यू बताइए। तो डी इक्वल टू होगा A2 - A1, तो 19 - 20, तो ये आ जाएगा -1। एन तो आपको निकालना है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा भाट, और ये जो 200 है ये सारे लॉग का सम दे रखा है, तो ये हो जाएगा एस एन का वैल्यू 200। इसके बाद एस एन वाला फार्मूला यूज करिए। तो एस एन का फार्मूला यूज करके एन का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, एस एन का वैल्यू है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 इक्वल टू एन तो आपको निकालना ही है, तो एन की जगह एन ही रहेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2a है, तो a का वैल्यू 20 है ना, तो 2 इंटू 20 ये हो जाएगा 40 प्लस n-1, और d की जगह पे -1, तो यहाँ पे रखिए इंटू -1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 इक्वल टू n, और यहाँ पे हो जाएगा 40, और -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो -1 इंटू एन -n हो जाएगा, और -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे देखिएगा 40 + 1 41 माइनस n, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इक्वल टू n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को इधर लेके चलाते हैं, तो n स्क्वायर निगेटिव, तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, और 41n पॉजिटिव इधर आके हो जाएगा निगेटिव, और इधर पहले से था +400, तो इसको भी लिखिए, और इस तरफ कुछ नहीं बता, तो इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 400। इसको फैक्टराइज करिए 2 नंबर में, ताकि ऐड करने पे -41 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे 400 है ना, तो 400 को आप 4 इंटू 10 लिखिएगा। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 को 2 इंटू 5, और फिर अगला 10 को भी 2 इंटू 5, इसको अरेंज कर लीजिए 2 नंबर में। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक हम ले लेते हैं 5 इंटू 5 25, एक हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 16, यानी एक ले लेते हैं 16 और एक ले लेते हैं 25, और दोनों को कर दीजिए निगेटिव। तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा -41, और मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये टूट जाएगा n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो n कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा n-16, और यहाँ पे कितना कॉमन होगा, इधर कॉमन हो जाएगा -25, तो यहाँ पे भी बचेगा n-16।
अब n माइनस 16 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकालिए n माइनस 16 को, तो इस तरफ बचेगा n और यहाँ पे बचेगा -25 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आपको 0 पुट करना है, तो एक बार हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ जाएगा 16, और n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ जाएगा 25। यानी यहाँ पे दो नंबर आ गया, n का वैल्यू 16 और n का वैल्यू 25, और दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रो हमसे पूछा था वो n ही था ना, तो अब आपको सोचना है कि जो टोटल नंबर ऑफ रो होगा वो या तो 16 होगा या तो 25 होगा, कौन होगा या फिर दोनों होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन वाला वैल्यू सही है, या तो 16 या फिर 25। तो जैसे यहाँ पे आपको पता था कि पहला जो रो है इसमें कितना लॉग था 20, इसके बाद सेकेंड रो था इसमें कितना लॉग था 19, फिर थर्ड रो था इसमें कितना लॉग था 18, उसी प्रकार उसके बाद था फोर्थ रो, इसमें कितना लॉग था तो 17। इस तरीके से बढ़ रहा। जैसे हम पहले मान लेते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ रो है वो है 16, तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 16th। हम यहाँ पे पहले इसको लेके चेक करें, ठीक है। हम मान लें कि टोटल जो नंबर ऑफ रो है वो है 16, तो ये लास्ट में हो जाएगा 16। अब बताइए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ना ध्यान से, तो एक पैटर्न आपको दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग सबका वैल्यू आ रहा है। जैसे पहला रो में नंबर ऑफ लॉग था 20 और दूसरा में हो गया 19, तो 19 कैसे आया, तो 20 में से 2 से 1 घटा लीजिए तो 19 आ गया। जैसे यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। जैसे तीसरा रो में नंबर ऑफ लॉग था 18, तो 18 कैसे आया, तो 3 से 1 कम, 3 से 1 कम कितना होगा 2, और 2 को 20 से घटा लीजिए तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार चौथा रो में 17, तो 17 कैसे आया, तो 4 से 1 कम, 4 से 1 कम कितना 3, और 3 को 20 से घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 17। पैटर्न आपको दिख रहा है कैसे हो रहा है, एक बार फिर से देखिए। जैसे पहला में तो 20 है, इसका दूसरा में 19 कैसे आया, तो 2 से 1 कम, तो 2 से 1 कम कितना होगा 1 ही रहेगा, और 1 को 20 से घटाइए तो 19 आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरा में, तो तीसरा में 18 आया, तो 18 कैसे आया, तो 3 से 1 कम, 3 से 1 कम कितना 2, 2 को 20 से घटाइए तो 18 आ जाएगा। उस प्रकार चौथा में 17 कैसे आया, तो 4 से 1 कम, तो 4 से 1 कम कितना 3, और 3 को इससे घटाइए 20 से तो ये आ जाएगा 17। तो उसी प्रकार अब बताइए कि 16वां रो में कितना लॉग होगा, तो यहाँ पे भी वही काम करिए, 16 से 1 कम कितना हो जाएगा 15, और 15 को 20 से घटा लीजिए तो 20 माइनस 15 कितना होगा 5 होगा ना, यानी ये जो 16वां रो होगा इसमें 5 लॉग हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी जैसे अभी रुक जाइए, जैसे 16वां में तो 5 रो, ये 16वां रो में 5 लॉग आ गया। अब हम यहाँ पे 25th लॉग लेके चेक कर लेते हैं, जैसे इसको भी लेके चेक कर लीजिए, तब ना कंफर्म होइएगा कि ये होगा कि वो होगा। यहाँ पे 19 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 17 है, और इस तरीके से हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रो है वो है 25। तो अब यहाँ पे बताइए कि 25th रो में कितना लॉग होगा, तो वही काम आपको करना है। जैसे 25th रो में कितना लॉग होगा, तो 25 से 1 कम कितना 24 हो जाएगा ना, और 24 को 20 से माइनस कर लीजिए तो 20 माइनस 24 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा ना। यानी 25वां लॉग, ये 25वां रो में -4 लॉग होगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, 25वां रो में -4 लॉग होगा। -4 का मतलब कितना बता सकते हैं आप, निगेटिव कैसे हो सकता है, निगेटिव में कोई चीज़ होता है कभी। जैसे अब बोलिएगा कमरा में -2 लड़का, -2 का मतलब क्या होता है, ये तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। 25 पॉसिबल नहीं है, 25 रो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आपको आ रहा बात समझ में, क्योंकि जैसे ही हम निकालें कि जैसे हम मान लें कि टोटल 25 रो है, तो इसमें हम जब नंबर ऑफ लॉग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे -4 लॉग आ रहा है। अब -4 कैसे पॉसिबल है, जब भी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करेगा तो वो पॉजिटिव ही होगा ना, या तो 1 2 3 4, ये -1 क्या होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 16, यानी टोटल नंबर ऑफ रो हो जाएगा 16, और जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप रो है ये यही रहेगा ना 16। जैसे ये था जो फर्स्ट रो था, ये आपका बॉटम रो था जिसमें 20 था, फिर सेकंड वाला में 19, थर्ड वाला में 18, फोर्थ वाला में 17, और जो सबसे ऊपर रहेगा वो आपका रहेगा 16वां रो, और इसमें टोटल लॉग रहेगा 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ रो है वो कितना है 16 है, एंड इन द टॉप रो देयर आर 5 लॉग्स, और जो टॉप रो है उसमें कितना लॉग है तो 5 लॉग है। यहाँ पे इस तरीके से आपको कर लेना है। एग्जाम्पल 37 यहाँ पे हो रहा है, राघव बाइज अ सोप फॉर ₹1,20,000। राघव एक सोप खरीदता है और इसका कॉस्ट कितना है तो 1,20,000। इसके बाद देखिए, करा ही पेज हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश, और वो इसका जो आधा अमाउंट है वो कैश पेमेंट कर देता है। आधा का मतलब कितना 60,000,
तो 60,000 को वो कैश पेमेंट कर रहा है। इसके बाद देखिएगा, एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 ईच। और उसके बाद जो जितना रुपया बचेगा उसको वो किस तरीके से पे करेगा, तो 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब 12 महीने में वो पे करेगा और 5,000 रुपया ईच, यानी प्रत्येक महीना में वो 5,000 रुपया पे करेगा और 12 महीना में टोटल वो पे कर देगा, जो बाकी 60,000 बचा उसको। इसके बाद लिखा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो दे रखा 12%, एंड ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट। और वो जो 12% जो इंटरेस्ट लग रहा है वो किस पे लग रहा है, तो अनपेड अमाउंट पे लग रहा है। तो बोला कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द सोप, तो कॉस्ट का, ये सोप का टोटल कॉस्ट बताइए कि कितना कॉस्ट आ जाएगा जब वो इंटरेस्ट पे करेगा उसके साथ। तो यहाँ पे देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। जैसे वो एक सोप खरीदा था, उसका कॉस्ट कितना था, तो उसका कॉस्ट था 1,20,000, यही था ना, उसका कॉस्ट था 1,20,000। इसके बाद देखिए इसमें वो बोला कि जो आधा अमाउंट था उसको कैश पेड कर दिया, तो वो कितना पेड किया, इसका आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 60,000। तो 60,000 को तो वो पेड कर दिया, बाकी अनपेड अमाउंट कितना बचा, जिसको वो इंस्टॉलमेंट में पेड करा, तो अनपेड अमाउंट ही बच जाएगा 60,000। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद वो बोला कि जो अनपेड अमाउंट था उसको वो किस तरीके से पे किया, तो इसको वो पे किया 12 इंस्टॉलमेंट में, 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट। 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक, मतलब टोटल वो 12 महीना लिया इसको पे करने में, और प्रत्येक महीना वो 5,000 रुपया पे करा। तो जैसे देखिए एक महीना, पहला महीना 5,000, फिर दूसरा महीना 5,000, तो 12 महीना में पूरा तो 60,000 वो पे कर ही देगा। तो इसी तरीके से वो पे किया 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, और प्रत्येक महीना वो 5,000 रुपया दे रहा था। और इसके साथ वो 12% कॉस्ट भी दे रहा है अनपेड अमाउंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे 5,000 रुपया जब प्रत्येक महीना वो दे रहा है तो 60,000 रुपया तो उसका हो ही जाएगा, तो फिर वो इंटरेस्ट काहे दे रहा है 12%। तो जैसे देखिए आप, जैसे बैंक आपको जब टाइम दिया 12 महीने का, तो वो कुछ तो प्रॉफिट आपसे लेगा ना, ऐसे फिर 12 महीने का टाइम आपको किस लिए देगा। तो उसी कारण बैंक जो है उससे 12% इंटरेस्ट भी लिया कि अनपेड अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट कितना देना होगा, 12%। तो यहाँ पे आप समझिए कि इसका जो फर्स्ट मंथ का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना रुपया हो जाएगा फर्स्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मंथ में वो तो 5,000 रुपया कैश देगा ही देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5,000 रुपया कैश देगा प्लस, और बोला कि 12% इंटरेस्ट भी देगा किस पे, अनपेड अमाउंट पे। तो 5,000 रुपया कैश दिया और 12% इंटरेस्ट देगा, 12% ऑफ, और अनपेड अमाउंट कितना है 60,000 ना, तो 12% ऑफ 60,000। अब यहाँ पे आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि जैसे 5,000 तो दे ही दिया तो यहाँ पे तो 55,000 बच जाएगा, तो उस पर ना इसको इंटरेस्ट लेना चाहिए था। तो नहीं, पहला महीना में वो 5,000 रुपया तो देगा ही देगा कैश, लेकिन जो पहला महीना का जो इंटरेस्ट आएगा उसको वो टोटल अमाउंट पे ही आ जाएगा 60,000 पे ही। हाँ, अगला महीना में उसका इंटरेस्ट जो 12% है वो आएगा 55,000 पे। जैसे देखिए सेकेंड मंथ का इंस्टॉलमेंट, सेकेंड मंथ का उसका इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे भी वो 5,000 रुपया कैश देगा प्लस, और यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट आएगा 12%, वो आ जाएगा अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट कितना, तो पहला महीना में वो 5,000 पेड कर दिया, तो अब उसका अनपेड अमाउंट 55,000 बचा ना, तो अब यहाँ पे आएगा 55,000। आपको आ रहा बस समझ में। तो इस तरीके से ये होगा। फिर तीसरा महीना में क्या होगा, तो तीसरा महीना में भी वो 5,000 रुपया कैश देगा प्लस, और जो 12% इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा अनपेड अमाउंट पे। तो अब उसके पास कितना अमाउंट बचा, 5,000 10,000 रुपया तो वो पे कर ही दिया, तो बचा 50,000 रुपया ना, तो उस पर आएगा 50,000 रुपये। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाता है। और कितना महीना तक ये हुआ है, 12th मंथ तक, मतलब 12 मंथ तक ये इस तरीके से पे करते चला गया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट कि पहला मंथ में कितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए अमाउंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसका कितना अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 प्लस, और 12% है तो 12/100 इंटू 60,000, यही होगा ना। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से काटिए 2 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 72 पे 00, यानी देखिए 5,000 रुपया वो कैश देगा और उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट ही उसको देना होगा,
यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 12,200। यानी पहला महीना में उसको टोटल रुपया जो देना होगा वो देगा 12,200। इसी प्रकार अमाउंट निकालिए सेकंड इंस्टॉलमेंट का, अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी दूसरे महीना का। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ये तो लिखा हुआ है ना, ये है 5,000 प्लस 12% ऑफ 55,000। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ये आ जाएगा 6,600। यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 11,600। यानी दूसरा महीना में उसको देना होगा 11,600। इसी प्रकार निकाल लीजिए अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना था 12% ऑफ 50,000 ना, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, ये हो जाएगा 12% यानी 12/100 इंटू 50,000। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 प्लस, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 60 पे 00 यानी 6,000। यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 11,000। यानी तीसरा महीना में उसको देना होगा 11,000 रुपया। अब हम टोटल 12 इंस्टॉलमेंट का सम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकालिए, नाउ सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो देखिए पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था 12,200 था, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे पहला जो अमाउंट था वो था 12,200। उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था 11,600, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 11,600 प्लस तीसरे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 11,000। इस तरीके से ये आगे भी जाएगा। टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है 12 इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगा 212 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से सबका सम निकाल लीजिए, तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 12,200। इसके बाद डी का वैल्यू कितना आएगा, तो डी इक्वल टू आ जाएगा A2 माइनस A1, तो 11,600 माइनस 12,200। तो यहाँ पे घटाइए इसको, तो ये आ जाएगा -600। और एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है 12 इंस्टॉलमेंट है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है, तो ये एन का वैल्यू हो जाएगा 12। अब यहाँ से एस एन निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा S12 इक्वल टू 12/2, और यहाँ पे देखिएगा 2a है तो a का वैल्यू 12,200, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,400 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू पुट करिए 12, तो 12 माइनस 1 11, तो ये हो जाएगा 11 इंटू, और डी का वैल्यू -600, तो यहाँ पे हो जाएगा -600, तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे होगा 24,400, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 66 पे 00, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा तो आएगा 17800। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 106,800, यानी ये आ गया 1 लाख, यहाँ पे आ गया 1,06,800 रुपीज़। यानी इसके 12 इंस्टॉलमेंट का जो सम होगा वो इतना रुपया हो जाएगा। हमसे बोला था कि सोप का टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट ऑफ सोप, यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट का सोप दे रखा था वो कितना दे रखा था 1,20,000, इसका वो ओरिजिनल प्राइस था सोप का। अगर वो कैश पेमेंट करता तो उसको लगता 1,20,000 ही, लेकिन अब देखिए उसको टोटल कॉस्ट कितना लग गया, वो 60,000 रुपया तो कैश दिया था, तो ये हो गया 60,000 रुपया, ये 60,000 है कैश वाला, और इंस्टॉलमेंट में जो वो पेड किया तो उसको टोटल कितना पेड करना पड़ गया 1,06,800। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 प्लस, और ये वाला वैल्यू रख दीजिए
1,06,800। यहाँ पे ऐड करिए दोनों को तो यह आ जाएगा 1,66,800। यानी बताइए उसको 12% इंटरेस्ट के साथ इतना रुपया अब देना पड़ रहा, जबकि अगर वो कैश पेमेंट करता तो उसको 1,20,000 ही देना पड़ता, जबकि अब उसका जो कॉस्ट आ गया वो आ गया 1,66,800। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल 38, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो रहा है 2 कार स्टार्ट्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पैलेस। करा कि 2 कार है जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम पैलेस से जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक पैलेस ये है और एक पैलेस ये है। एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ और दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे इसको मान लीजिए ये है फर्स्ट कार और ये है सेकंड कार। इसके बाद पढ़िए, यहाँ पे बोला है द फर्स्ट गोज विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जो पहला कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? एक समान स्पीड, यानी उसका स्पीड है जो एक समान है, मतलब प्रत्येक घंटा जो उसका स्पीड है वो समान है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए, जैसे ये जो फर्स्ट कार था तो ये पहला घंटा भी गया तो ये गया 10 किलोमीटर पर आवर से। इसके बाद इसका दूसरा घंटा भी जो स्पीड होगा वो भी रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है तो प्रत्येक घंटा जो इसका स्पीड होगा वो सेम होगा, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। इस तरीके से ये जा रहा है, यानी पहला घंटा भी गया 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा घंटा भी 10 किलोमीटर पर आवर और तीसरा घंटा भी 10 किलोमीटर पर आवर ही जा रहा है। इसके बाद पढ़िए, करा द सेकेंड गोज एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर। करा कि सेकेंड कार है जो पहला घंटा में गया 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड कार है तो ये फर्स्ट आवर में गया 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसके बाद एंड इंक्रीजेड द स्पीड बाई 1/2 किलोमीटर इन ईच सक्सीडिंग आवर। फिर बोला कि प्रत्येक सक्सीडिंग आवर का मतलब अगले घंटे में, प्रत्येक अगले घंटे में वो अपने स्पीड को 1/2 किलोमीटर से क्या करता है? बढ़ा देता है। 1/2 किलोमीटर का मतलब 0.5। तो जैसे देखिए अभी गया जो पहला घंटा गया वो गया 8 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर अगला जो सेकेंड घंटा होगा उसमें ये कितना से जाएगा? ये जाएगा 8.5 किलोमीटर पर आवर। जैसे 1/2 किलोमीटर से ये स्पीड बढ़ा है तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, इतना है ना। तो 8 में 0.5 ऐड करेगा तो 8.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर अगला घंटा तो इसका स्पीड हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, यानी प्रत्येक सक्सीडिंग आवर इसका जो स्पीड है वो 0.5 से बढ़ते चला जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ कार गोज नॉन स्टॉप। करा कि अगर दोनों कार नॉन स्टॉप जा रहा है, मतलब कहीं पे भी नहीं रुकेगा, तो जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार को कितने घंटा में ओवरटेक कर लेगा। जैसे यहाँ पे तो आप देखें ना कि सेकंड कार है जो अपना स्पीड बढ़ाते ही जा रहा है, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार से आगे हो जाएगा। तो वहीं हमसे पूछा कि कितने घंटे के बाद जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार को ओवरटेक कर लेगा, मतलब उससे आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करके दिखा दें बिना एक्स माने हुए, और उसके बाद फिर एक्स मान के भी बताएंगे। तो यहाँ पे सेकंड कार का जो स्पीड है वो बढ़ रहा है ना लगातार, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ सेकंड कार। यहाँ पे सेकंड कार के स्पीड को हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड कार का स्पीड पहला घंटा में कितना था? 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरा घंटे में था 8.5 किलोमीटर पर आवर। तीसरा घंटे में इसका स्पीड था 9 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे क्या होगा? 9.5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। फिर पाँचवां घंटा में 10 हो जाएगा। फिर छठा घंटा में 10.5 किलोमीटर पर आवर। फिर सातवां घंटा में 11 हो जाएगा। फिर 11.5, फिर हो जाएगा 12 और फिर हो जाएगा 10वां घंटा में 12.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड कार का स्पीड है जो कि 0.5 किलोमीटर पर आवर बढ़ते चला गया है। अब हम दोनों कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोथ कार, तब ना आप पता लगाइएगा कि कितने घंटे में जो सेकंड कार है वो फर्स्ट वाले को ओवरटेक कर लेगा। तो यहाँ पे दोनों कार का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार का, तो फर्स्ट कार का जो जैसे देखिए ये पहला घंटा में गया था 10 किलोमीटर पर आवर, तो पहला घंटा में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर फर्स्ट घंटा में। और सेकेंड आवर में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो फिर सेकेंड घंटा में गया 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो सेकेंड आवर में इसका स्पीड ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। आ रहा बस समझ में। फिर तीसरा घंटा में क्या होगा? तो तीसरा घंटे में फिर गया 10 किलोमीटर पर आवर से ही, तो फिर इसका 3 घंटा का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 30 किलोमीटर। इस तरीके से फिर
चौथा में हो जाएगा 40 किलोमीटर, फिर पाँचवां घंटा में 50 किलोमीटर, फिर छठा घंटा में 60 किलोमीटर, फिर सातवां घंटा में 70, आठवां घंटा में 80 किलोमीटर, फिर 90, फिर 10वां घंटा में 100 किलोमीटर। इस तरीके से आप कुछ दूर तक निकाल लीजिए। इसके बाद सेकंड कार का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड कार का जो फर्स्ट आवर में जो स्पीड था वो 8 किलोमीटर पर आवर था, यानी एक घंटा में ये गया 8 किलोमीटर, तो ये पहला घंटा का डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। अच्छा, दूसरा घंटा में कितना हो जाएगा? तो दूसरा घंटा में गया 8.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी दूसरा घंटे में ये ट्रेवल किया 8.5 किलोमीटर। और दोनों को ऐड करिए 8 और 8.5, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 घंटा का डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। आ रहा बस समझ में? तीसरा घंटा में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो 2 घंटा में किया 16.5 और तीसरा घंटा में ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 16.5 और 9 को ऐड करिए तो टोटल 3 घंटा का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 25.5। उसी प्रकार चौथे घंटे का डिस्टेंस निकालिए, तो इसमें ये 9.5 को ऐड करना होगा चौथे घंटे के डिस्टेंस को, तो यहाँ पे ऐड करिए तो ये आ जाएगा 35। उसी प्रकार पाँचवें घंटा में क्या हो जाएगा? तो इस 10 को ऐड करना होगा 35 में, तो ये हो जाएगा 45। इसी तरीके से आगे आप निकालिए तो ये हो जाएगा 55.5। फिर सातवें घंटा का कितना होगा? तो इसमें ये सातवें घंटे वाले डिस्टेंस को कवर करना होगा, तो यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 66.5। फिर ये आगे हो जाएगा 78। फिर आगे हो जाएगा तो इसमें 12 को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 90। फिर इसमें 12.5 को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 102.5। इस तरीके से हम दोनों कार का डिस्टेंस निकाल लिए। तो अब यहाँ पे देखना है कि जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार को ओवरलैप कब किया। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिस्टेंस कब इक्वल आया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90-90 दोनों का है, यानी 9 घंटा का ये है ना, यानी 9 घंटा में दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो 90 किलोमीटर होगा। लेकिन जैसे ही 9 घंटा से आगे समय बढ़ेगा तो जो सेकंड वाले कार का जो डिस्टेंस है वो इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 9 घंटा के बाद जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार को क्या कर देगा? ओवरटेक कर देगा। यहाँ पे हो जाएगा डेट मीन्स आफ्टर 9 आवर्स द सेकंड कार will overtake द फर्स्ट कार, यही होगा ना, द सेकेंड कार विल ओवरटेक द फर्स्ट कार। 9 घंटा में नहीं, 9 घंटा के बाद, काहे कि 9 घंटा में तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर रहेगा 90 किलोमीटर पे। लेकिन जैसे ही 9 घंटा के बाद होगा तो ये जो सेकेंड वाला कार है वो फर्स्ट कार के आगे निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 9 आवर। तो ये तो होगा कि बिना एक्स माने हुए निकालें। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं एक्स मान के। अब यदि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा तो आगे जो x या t कुछ भी मान के बनाएंगे तो वो उसमें भी सारा का सारा यही काम करेंगे। तो पहले आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद उसमें आइए। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमसे बोला था कि सेकंड कार है जो फर्स्ट कार को कितने घंटे में ओवरटेक कर लेगा, तो आप फर्स्ट में निकालें तो ये 9 घंटा में ओवरटेक कर लिया था। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा ना कि कितना घंटे में ओवरटेक करेगा। आप लेट कर लीजिए कि सेकेंड कार है जो फर्स्ट कार को t आवर में ओवरटेक कर लेता है, तो यहाँ पे लेट करिए। तो यहाँ पे हम लेट कर लिए हैं, लेट द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार आफ्टर t आवर, यानी सेकेंड कार है जो फर्स्ट कार को t घंटे के बाद क्या कर लेगा? ओवरटेक कर लेगा। तो इस तरीके से आपको भी लेट कर लेना है। इसके बाद देखिए जो t आवर में जब सेकेंड कार फर्स्ट कार को ओवरटेक करा तो t आवर में दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। जैसे ऊपर में आप देखे थे कि जो सेकेंड वाला कार था वो 9 घंटा में ओवरटेक कर लिया था, तो 9 घंटे में दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, इसका भी 90 किलोमीटर, इसका भी 90 किलोमीटर, दोनों का सेम है ना, 9 घंटे में दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ भी वही चीज बोल रहे हैं कि जैसे t घंटा में सेकेंड कार है जो फर्स्ट को ओवरटेक कर लेगा तो t आवर में दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो बोथ कार ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन t आवर। टी आवर में दोनों कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे ऊपर में भी आप देखे थे कि 9 घंटा में दोनों का सेम डिस्टेंस कवर किया था, तो उसी प्रकार यहाँ भी। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम टी आवर में दोनों कार का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे ऊपर में हम दोनों कार का डिस्टेंस निकाले थे ना इस तरीके से, तो यहाँ भी आपको पता चल गया कि टी घंटा में सेकेंड वाला कार है जो ओवरटेक कर लेगा फर्स्ट को, तो टी घंटा में दोनों का डिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट कार इन टी आवर,
यानी टी आवर में फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस कवर करा वो हम निकालेंगे। तो बताइए फर्स्ट कार का स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर था ना, यानी पहला घंटा में भी इसका जो स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर था, यानी पहला घंटा में ये गया 10 किलोमीटर। दूसरा घंटा में भी इसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरा घंटा में भी ये जाएगा 10 किलोमीटर। तीसरा घंटा में भी ये 10 किलोमीटर गया, चौथा घंटा में भी 10 किलोमीटर। इस तरीके से ये जा रहा था। और कहाँ तक, तो 2t आवर, क्योंकि हम यहाँ पे कितना घंटा का निकाल रहे हैं, टी घंटा का ना, तो ये हो जाएगा 2t आवर। जैसे यहाँ पे बात को समझिए, जैसे हम अगर हमको निकालना रहता 5 घंटे का डिस्टेंस तो यहाँ पे लिखते 25 आवर। अगर 10 घंटे का डिस्टेंस निकालना रहता तो हम लिखते 210 आवर। उसी प्रकार यहाँ पे हम टी घंटे का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2t आवर। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, टी है, तो 10 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 10t। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पे जैसे ऐसे कर देंगे तो फिर सेकंड वाले कार का डिस्टेंस आपको समझ नहीं आएगा, इसी कारण इसको हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आ रहा है समझ में, जैसे पहला घंटा का भी डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी कार गया था 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो दूसरे घंटे में भी जाएगा 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी जाएगा ये 10 किलोमीटर है, क्योंकि स्पीड तो वही है, चौथे घंटे का भी डिस्टेंस वही रहेगा। इस तरीके से हम कहाँ तक निकाल रहे हैं, 2t आवर, मतलब टी घंटा में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ से बताइए ए का वैल्यू आ जाएगा 10, डी का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और नंबर ऑफ टर्म बताइए, इसमें कुल कितना टर्म है, तो हम कितने घंटे का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टी घंटा का ना, तो n इक्वल टू हो जाएगा टी। जैसे अगर यहाँ पे आप निकालते 5 घंटा का तो n का वैल्यू आ जाता 5। अगर आप निकालते 10 घंटे का डिस्टेंस तो n का वैल्यू आ जाता 10। उसी प्रकार ये है टी आवर, तो n का वैल्यू आ जाएगा टी। अब यहाँ से हम सम निकाल लेते हैं सारे डिस्टेंस का सम निकाल लीजिए टी आवर में। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस तरीके से अब n की जगह t पुट करना होगा, क्योंकि हम t घंटे का निकाल रहे हैं, तो एस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t/2 और 2a, तो यहाँ पे कितना 2 इंटू 10 ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1 और d का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा t/2 और अंदर में हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे 0 इंटू इतना 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t/2 इंटू 20। इसको काटिए 10 बार में, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस आ जाएगा 10t। और जबकि देखिए यहाँ पे भी 10t ही आया था, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, जब ऐसे आप कर लीजिएगा तो फिर सेकंड वाला नहीं आएगा समझ में, तो इस तरीके से आपको करना है। तो फर्स्ट कार का t घंटा में डिस्टेंस कितना हो गया, तो 10t किलोमीटर। अब आपको निकालना है सेकेंड कार का डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इन टी आवर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड कार इन टी आवर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड कार है जो पहले में गया था 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी पहले घंटे का उसका डिस्टेंस हो जाएगा 8 किलोमीटर। फिर दूसरा घंटा गया 8.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो दूसरे घंटे का डिस्टेंस हो जाएगा 8.5 किलोमीटर। फिर तीसरा घंटा गया 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो तीसरे घंटे का डिस्टेंस हो जाएगा 9 किलोमीटर। अरे बस समझ में। फिर चौथा घंटा गया 9.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो चौथे घंटे का डिस्टेंस हो जाएगा 9.5 किलोमीटर। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा और कहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2t आवर। जैसे अगर 5 घंटे का रहता तो 25 आवर होता, अगर 25 घंटे का रहता तो 225 आवर होता। तो यहाँ पे है टी आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t आवर। तो यहाँ से निकाल लीजिए इसका डिस्टेंस, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 8, डी का वैल्यू हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 8.5 माइनस 8, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.5। और n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू t हो जाएगा ना, क्योंकि आप t घंटे का निकाल रहे हैं। जैसे अगर आप 4 घंटे का निकालते तो n का वैल्यू 4 हो जाता, 8 घंटे का निकालते तो n का वैल्यू 8 होता, तो आप t घंटे का निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू t हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे डिस्टेंस का सम निकालिए, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा एस टी, एन की जगह टी है ना, तो एस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t/2 और 2a, तो a का वैल्यू कितना 8 है, तो 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा t माइनस 1 और d का वैल्यू 0.5। इस तरीके से आपको पुट कर लेना है। तो ये हो जाएगा t/2 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 16 प्लस और 0.5 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.5 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 0.5t और यहाँ पे 0.5 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5। तो यहाँ पे हो जाएगा t/2
और यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 माइनस 0.5 कितना होगा 15.5 और प्लस 0.5t, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, इतना किलोमीटर हो जाएगा। यानी सेकंड कार का डिस्टेंस हो जाएगा इतना किलोमीटर और फर्स्ट कार का डिस्टेंस हो जाएगा 10t किलोमीटर। और आप यहाँ पे क्या लेट किए थे कि दोनों कार है जो सेम डिस्टेंस कवर करेगा t आवर में, तो ये जो दोनों डिस्टेंस आया है, एक आया है 10t और एक आया है इतना, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा आपस में इक्वल होगा। जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पे देखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी दोनों का डिस्टेंस क्या आया था 9 घंटा में दोनों का डिस्टेंस सेम आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था सेम। तो यहाँ पे भी जो आप टी आवर में जो डिस्टेंस निकाले हैं, तो एक का आया 10t और एक का आया ये वाला, भले आपको दोनों देखने में इक्वल ना लग रहा हो लेकिन दोनों आपस में इक्वल ही है। आ रहा बस समझ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि बोथ द डिस्टेंस आर सेम, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो एक था 10t, तो एक हो गया 10t और एक ये वाला है, तो इसको लिखिए t/2 इंटू 15.5 प्लस 0.5t। यहाँ से कैलकुलेट करके t का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए t से t कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 15.5 प्लस 0.5t। इसको इधर ला के माइनस करिए, तो इसको इधर माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5 इक्वल टू 0.5t। तो यहाँ से बताइए t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 4.5 अपॉन 0.5, यही होगा ना। अब देखिए डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा और 5 से कटेगा 9 बार में, यानी t का वैल्यू आ जाएगा 9। यानी आप बोल सकते हैं कि आफ्टर 9 आवर सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार। आप यहीं लेट किए थे ना कि t घंटा में सेकेंड कार है जो फर्स्ट कार को ओवरटेक कर लेता है, और t का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि आफ्टर 9 आवर सेकेंड कार विल ओवरटेक द फर्स्ट कार। तो इस तरीके से आपको कर लेना है।